in a class test, in a class test, the sum of Kamal's marks in mathematics and in English is 40. Sum of Kamal's marks in mathematics and English is 40. ये गिवन है. आगे लिखना. लिख लिया यहां तक. नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से लिखना और समझना. Had he scored 3 more marks in mathematics? Had he scored 3 more marks in mathematics and 4 less in English, and 4 less in English, 4 less in English. लिखा सबने? Then the product of the marks in both the tests, then the product of the marks, then the product of the marks in both the test would have been 360. Would have been 360. Find the marks obtained by him in 2 subjects separately. Find the marks obtained by him in 2 subjects separately. मतलब आपको मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, ये आपको निकालना है. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? तो ध्यान देना यहां पर सब क्या लिखा है. पहले क्वेश्चन को वन बाय वन पढ़ते हैं. सबसे पहले लिखा है क्वेश्चन में सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 40. मतलब मैथ्स और इंग्लिश दोनों में मिला के उसको कितने मार्क्स मिले हैं? 40 मार्क्स मिले. तो अगर मान लो उसको मैथ्स में x मार्क्स मिले हो तो इंग्लिश में कितने मिले होंगे? 40 माइनस एक्स. बाकी जो बच गया वो इंग्लिश में मिले और बाकी कितना बचा? 40 माइनस एक्स. क्लियर? ये फर्स्ट एक्सप्रेशन यूज हो गई. अब इसके बाद ये वाली लाइन ध्यान से समझना. हैड ही स्कोर्ड 3 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मतलब उसको मैथ्स में अगर 3 मार्क्स ज्यादा मिले होते तो अभी कितने मिले हैं? x. 3 ज्यादा मिले होते मतलब कितने मिले होते? x+3. और उसके बाद लिखा है एंड 4 लेस इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में 4 मार्क्स कम मिले होते. अभी कितने मिले हैं? इतने मिले हैं. 4 कम मिले होते मतलब कितने मिले होते उसको? 40 माइनस एक्स माइनस 4, इतने मिले होते. Then the product of the marks in both the test would have been 360. तो ये जो दोनों मार्क्स है उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता? 360. मतलब हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसमें हमको इन दोनों के प्रोडक्ट को इक्वल टू क्या करना है? 360. क्लियर? तो चलो x+3 इंटू ये वाला कितना बन जाएगा? यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 40 माइनस 4 कितना हो जाएगा? ये 36. तो ये हो जाएगा 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 360. इनिशियली आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी? सबसे पहले स्टार्ट करते साथ ऐसा मत करना मैथ्स एरो डाल के x. लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स बी x एंड मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश इज 40 minus x. Now according to question x+3 into 36 minus x is equal to 360. क्लियर? इस तरह से स्टार्ट करना है. इसको सिंप्लीफाई करो और उसके बाद बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ब्रैकेट ओपन होगा, ये x मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या बन जाएगा? 36x. ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर.
इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो प्लस इंटू प्लस मतलब प्लस होगा। 36 इंटू 3 कितना आ जाएगा 108। फिर उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस एक्स से, तो ये हो जाएगा -3x इज इक्वल्स टू 360। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? हमने सिंपली ब्रैकेट्स ओपन किया है। अब टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी। इन दोनों टर्म्स का एडिशन कितना होगा 33x। तो इसको लिख देता हूं -x² प्लस 33x प्लस 108 इज इक्वल्स टू 360। ओके, यहां तक क्लियर? अब ये सारी टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड पे बच जाएगा 0, राइट हैंड साइड पे ये सारी टर्म्स उधर जाएंगी तो साइन चेंज होगा। x² -33x -108 और ये प्लस 360 एज इट इज। यहां तक क्लियर सबको? फर्दर ये वाली दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी और ये हो जाएगा x² -33x। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 252 प्लस 252। क्लियर? तो आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनी उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ये आ जाएगा x² -33x प्लस 252 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मिडिल टर्म को ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट कितना है 252 आए। ठीक है, तो थोड़ा रफ वर्क यहां पर कर लेते हैं, देखते हैं किसमें होगा। 252 के पहले हमने ये निकाले, 2 से डिवाइड होगा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 जा 2 3 जा। ठीक है, मैं एक बार फिर भी बाकी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। तुम लोग डायरेक्टली बता देते हो ना तो कई बच्चों को प्रॉब्लम जाती है कि कैसे स्टार्ट करना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, 7 जा और ये 7 1 जा, ये 252 के फैक्टर्स होंगे। अब हमको ऐसे फैक्टर लेना है कि जिनका सम जो है वो क्या है -33 है। तो देखो कौन से फैक्टर में होगा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12 आ रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 21 आ रहा है। इस तरह से हम डिफरेंट पेयर्स कॉम्बिनेशंस लेंगे और जब दोनों का डिफरेंस निकाला जाएगा तो दोनों का डिफरेंस या दोनों का एडिशन, ये दोनों में देखना पड़ता है, डिफरेंस या एडिशन क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म बी के इक्वल आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का एडिशन क्या आ रहा है 33, जो मिडिल टर्म के इक्वल है, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है -33। मतलब इसको हम क्या लेंगे -12 और इसको क्या लेंगे -21। तो मिडिल टर्म -12 और -21 में स्प्लिट होगा। सबको क्लियर ये चीज? तो अगर आपको इजीली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से फैक्टराइज करके निकालोगे कि किसमें स्प्लिट होगा। ओके, तो इसके बाद हम x² मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे -12x -31x में, प्लस 252 इज इक्वल्स टू 0। पेयर्स बनाएंगे, सॉरी ये 21 है ना, तो पेयर बनाएंगे। ये फर्स्ट पेयर क्या कॉमन निकलेगा x, ये हो जाएगा x -12। सेकेंड पेयर में से फिर से क्या कॉमन निकलेगा प्लस -21 कॉमन निकलेगा -21। तो यहां पर क्या आ जाएगा x -12 इज इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बनेंगे x -12 x -21 इज इक्वल्स टू 0। x -12 की वैल्यू एक बार 0 करेंगे, एक बार x -21 की वैल्यू 0 करेंगे, तो x की एक वैल्यू आएगी 12, x की दूसरी वैल्यू आएगी 21। क्या ये क्लियर है सबको? 21 और 12। ओके, अब अगर x एक्चुअल में हमारे पास क्या था मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, तो दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है, 12 मिले या 21 मिले। और अगर x की वैल्यू 12 है मतलब मैथ्स का जो स्कोर है अगर वो 12 है, तो इंग्लिश का स्कोर कितना होगा उस केस में? इंग्लिश का स्कोर 40 -x, तो 40 -28, 40 -12 मतलब कितना हो जाएगा 28। तो ये आ जाएगा 28। और सेकेंड केस में यहां पर इंग्लिश का स्कोर कितना होगा 40 -21 दैट इज इक्वल्स टू 19। तो या तो उसको 12 और 28 मिले होंगे या फिर 21 और 19 मिले होंगे। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? दोनों करेक्ट हो सकता है। ठीक है, ओके।
क्या दोनों पॉसिबल है, यही लिखेंगे कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करना। अ डीलर, क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 5 है। अ डीलर sells a toy, sells a toy for rupees 24 and gain as much percent as the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. Find the cost price of the toy. Okay. 12 नहीं, हाँ। चलो इसको पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से, और समझो कैसे सॉल्व होगा। देखो क्या लिखा है, अ डीलर सेल्स ए टॉय फॉर ₹24 एंड गेन एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। ठीक है, तो जो गेन होता है, गेन वो कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है आपका, गेन होता है। क्लियर ये चीज। अब यहां पर क्या बोल रहा है, गेन इन परसेंटेज, ये दिया हुआ है, गेन इन परसेंटेज बोला है ना। हाँ, क्या लिखा है, a dealer sells a toy for ₹24 and gain as much percent as the cost price of toy। तो जो टॉय का कॉस्ट प्राइस है उतने ही परसेंटेज का उसका गेन है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये टॉय 10 रुपए का है तो उसका गेन कितना है, 10% का है, उसका कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए। सिमिलरली अगर इसका कॉस्ट प्राइस ₹20 है तो उसका गेन कितना है, 20% है। तो हम इनिशियली ये कंसीडर करेंगे कि वो जो उसका टॉय का कॉस्ट प्राइस है, सीपी जो है, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ₹X, जो कि हमको यहां पर निकालना है। क्लियर ये चीज। तो जो गेन होगा, गेन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, गेन इज एज मच एज परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो वो गेन कितना होगा, X% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्या ये समझ में है स्टेटमेंट। देखो इधर ध्यान देना, गेन कितना है, कॉस्ट प्राइस के जितना ही परसेंटेज में। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना लिया है, X लिया है। ठीक है, तो X% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और यहां पर गेन इज इक्वल्स टू X% मतलब क्या हो जाएगा, X/100, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, X। तो इसका गेन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, X² / 100। क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आई सभी को, या रिपीट करना, एक बार चेक करो इधर पे, ध्यान देना इधर पे। टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है उसको हमने कितना ले लिया, ₹X। अब ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, गेन जो है, परसेंटेज गेन जो है वो टॉय के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब अगर मान लो टॉय का जो कॉस्ट प्राइस है ₹20 है, तो उसका गेन कितना है, 20% ऑफ ₹20। अगर मान लो टॉय का कॉस्ट प्राइस ₹15 है, तो उसका गेन कितना है, 15% ऑफ ₹15। समझ में आया ये चीज। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना लिया है, X लिया है, तो उसका जो गेन होगा वो X% ऑफ कॉस्ट प्राइस मतलब कि X के बराबर होगा। क्लियर ये चीज। तो X% ऑफ X मतलब X/100 इंटू X, ये उसका गेन हो जाएगा। क्लियर। अब गेन निकालने का ये जो दूसरा मेथड है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इस चीज से हम इस गेन को इक्वेट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना है, क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 24, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना लिया है हमने, X,
दैट इज इक्वल्स टू गेन, और ये गेन कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। क्या ये समझ में आया? अब इसको सिंप्लीफाई करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, क्या बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन होगा, 2400 माइनस 100x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये वाली दोनों टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी, सो ये एक्सप्रेशन बनेगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400। ओके, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। चेक करो यहां तक सबका आ गया क्या एक्सप्रेशन? ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, किसमें स्प्लिट होगा बताओ? ट्वेल्व और माइनस टू कैसे? एडिशन तो 100 आना चाहिए ना, 12 और माइनस टू का एडिशन 100 होता है क्या? 120 और 20 प्लस 120 और माइनस 20। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट होगा प्लस 120x माइनस 20x में। दोनों का एडिशन देखो, यहां ध्यान देना, दोनों का एडिशन जो है ये 100x आ रहा है प्लस 100x, और दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है इस पार्ट का और इस पार्ट का, इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, a इंटू सी के बराबर, मतलब कि माइनस 2400 के बराबर। तो ये क्या, माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर यहां तक? पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा, x, क्या बच जाएगा यहां पर, x प्लस 120। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 20, क्या बच जाएगा, x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? x प्लस 120 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर बच जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आएगी, एक माइनस 120 और दूसरी आएगी 20। तो ये वाली वैल्यू तो एनी हाउ पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 20, ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखो यहां पर 20 रुपीज इसका क्या आया, कॉस्ट प्राइस, यही आया। तो 20 रुपीज का 20% कितना होता है, 4 होता है। 20 रुपीज का 20%, तो वो 4 रुपीज क्या हो गया, उसका गेन हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 24। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ सबको ये चीज? तो यही क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाले क्वेश्चन से एक आध दो ये, ज्यादा नहीं है, लेकिन यूजुअली हमारी प्रैक्टिस कम रहती है तो इसलिए कंफ्यूजन होता है, देख लेना इसको। इसको हटा दूं पूरा मैं? ओके, अब नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक्चुअली ये क्वेश्चन के चांसेस सबसे ज्यादा हैं क्योंकि स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना इस पे। इस बार भी आपका जो क्वेश्चन दिया है सैंपल पेपर में, एक वर्क और टाइम वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, या वाटर टैप वाला क्वेश्चन है शायद तक, और दूसरा क्वेश्चन, हाँ ट्रेन वाला है क्या? ओके, स्पीड वाला है, या एक एरोप्लेन वाला भी क्वेश्चन था क्या, एयरक्राफ्ट वाला? हाँ, ओके, तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नोट करना, अ पैसेंजर ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पैसेंजर ट्रेन takes 2 hour less, takes 2 hour less for a journey of 300 kilometer, for a journey of 300 kilometer, of 300 kilometer. Okay, full stop. If its speed is increased by 5 kilometer per hour, if its speed is increased by 5 kilometer per hour, if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed, from its usual, कुछ क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, अच्छा नहीं ठीक है, from its, from
its usual speed find its usual speed find its usual speed ओके जिनको क्लियर हो गया जो बना सकते हैं बनाओ और जिनको डाउट है वो इधर पे सामने ध्यान दो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं समझना इधर पे ठीक है क्या लिखा है क्वेश्चन में अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 kilometer per hour from its usual speed find its usual speed usual speed मतलब हो सकता है x किलोमीटर पर आवर उसकी यूजुअल स्पीड हो उससे वो ट्रैवल अगर करती है तो कुछ एक सर्टेन टाइम लगेगा लेकिन अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रही है मतलब नई स्पीड अब कितनी हो जा रही है x+5 हो जा रही है तो जो उसको टाइम लग रहा है वो पिछले टाइम से 2 घंटे कम लग रहा है क्लियर ये चीज तो इस तरह के क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस टाइम तो लगेगा लेकिन आपको ये समझना है कि जो आपको गिवन वाला जो पार्ट है वो क्या है तो यहां पर क्या गिवन है वो 2 hours गिवन है और 2 hours क्या है दोनों केसेस में टाइम का डिफरेंस है मतलब एक तो यूजुअल स्पीड में और दूसरा फास्ट स्पीड में समझ में आ रहा है ये चीज तो किस में ज्यादा टाइम लग रहा है यूजुअल स्पीड में ज्यादा टाइम लग रहा है क्लियर हुआ ये चीज तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्लियर और हमने यूजुअल स्पीड जो है उसको हमने ले लिया है x किलोमीटर पर आवर इसको हमने यूजुअल स्पीड कंसीडर किया है तो यूजुअल स्पीड में जो टाइम लगेगा उसके लिए देखो डिस्टेंस कितना है यहां पर 300 तो ये हो गया 300 अपॉन यूजुअल स्पीड कितनी है x तो ये यूजुअल टाइम है इतना लगना चाहिए उसको क्लियर ये चीज लेकिन उसकी स्पीड बढ़ चुकी है उसकी स्पीड कितनी हो गई है x+5 ये हो गई है डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं है डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना है तो जो नया टाइम होगा वो डिस्टेंस अपॉन नई वाली स्पीड हो जाएगी क्लियर हुआ ये चीज तो पुराना टाइम और नया टाइम इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 2 hours क्या ये चीज क्लियर हुई सभी को ठीक है ये डायरेक्ट इक्वेशन बन जानी चाहिए अगर नहीं बन रही है तो आपको थोड़ा ये स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूले में देखना पड़ेगा कि आपको दोनों केसेस में क्या क्या चीजें गिवन है क्लियर ओके इसके बाद तो इक्वेशन फॉर्मुलेशन है हो जाएगा चलो जल्दी फॉर्मुलेट करो बताओ क्या रहा है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑनलाइन में सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को बताओ एक बार यस सर ओके अनीश इशिता कर रहे हैं और सौम्या नंदिनी क्या बोल रहे हैं क्या रहा है हाँ मुझे फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ सिंप्लीफाई करके x² +5x -750 = 0 यही आ रहा है पक्का चलो ठीक है चेक कर लेते हैं एक बार जिसको कंफर्म है श्योर है वो आगे सॉल्व करो एलसीएम ये आ जाएगा इधर पे ब्रैकेट ओपन होगा ये वाली टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर पे हो जाएगा 300x प्लस 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1500 -300x इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो 2x अंडर ब्रैकेट x+5 ठीक है ये दोनों टर्म्स तो कट जाएंगी यहाँ पर क्या बचेगा 1500 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 10x ये वाली टर्म उधर शिफ्ट होगी सो 2x² प्लस 10x -1500 0 इज इक्वल टू दिस ठीक है 2 कॉमन निकल के घटेगा क्या ठीक है ना नहीं क्या आकाश के ऊपर थोड़ा कम भरोसा है मेरे को
तो 20 आउट ऑफ 20 टेस्ट में कितने बार लाया? कितने बार लाया? हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तू सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन तेरी गलतियां बहुत रहती, तो उसको इम्प्रूव कर तो अच्छे स्कोर्स आएंगे। ओके, तो ये बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया ये सबका। अब मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट हो रहा है? हाँ, 50 -30 +25। हाँ, ठीक है, +30 -25 में होगा ना। हाँ, x², ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा +30x -25x में, -750 इज इक्वल्स टू 0। बाकी लोगों को क्लियर है ना कैसे स्प्लिट करते हैं? जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने एक बार बता दिया था। पेयर बनाएंगे, फर्स्ट पेयर में से कॉमन निकलेगा x, ये हो जाएगा x +30। सेकेंड पेयर में से -25 कॉमन निकलेगा, x +30 इज इक्वल्स टू 0। x +30 एक फैक्टर होगा, x -25 दूसरा फैक्टर। x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -30 और दूसरी आएगी 25। तो इसको कैंसल और +25 को सेलेक्ट करेंगे, तो यूजुअल स्पीड होगी 25 km/h। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। कुछ एज वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा, वाटर टैप वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। हटा दो इसको मैं। वाटर टैप वाला क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि इस बार के सैंपल पेपर में, देख लो। ओके, लिखना क्वेश्चन। टू वाटर टैप्स टुगेदर फिल ए टैंक इन टू वाटर टैप्स टुगेदर fill a tank in 6 hours. लिख लिया यहां तक सबने? 2 वाटर टैप्स कैन फिल a tank in 6 hours. ओके, आगे लिखा है if the tap with larger diameter takes 9 hour lesser than the tap with smaller diameter. If the tap with larger diameter takes 9 hours lesser than the tap with smaller diameter. If the tap with larger diameter takes 9 hours lesser than the tap with smaller diameter. लिखा ये स्टेटमेंट सबने। Then find the time in which each tap can separately fill the tank. Then find the time in which each tap can fill the tank separately. Okay, ठीक है। सो क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन का, वो क्या बोलता है? अगर दोनों टैप्स ऑन है तो कितने आवर्स में फिल होता है? 6 आवर्स में कंप्लीटली फिल हो जाता है। ठीक है। और टैप ए और टैप बी, टैप ए जो है मैं उसको यूजुअली लार्जर डायमीटर वाला टैप कंसीडर करता हूं, ये लार्जर डायमीटर वाला टैप ले रहा हूं। और टैप बी जो है उसको स्मॉलर डायमीटर वाला टैप ले रहा हूं। तो इन दोनों के इंडिविजुअली फिल करने में कितना टाइम डिफरेंस है वो बताया हुआ है। तो लार्जर डायमीटर को, मतलब टैप ए को, टैप बी से कितना टाइम कम लगता है? 9 आवर्स का टाइम क्या है? कम लगता है। क्लियर ये चीज? ध्यान देना सब इधर। तो हम क्या करेंगे,
टैप बी को जो टाइम लगने वाला है उसको हम कंसीडर करते हैं एक्स आवर्स। ये जो टाइम है ये इंडिविजुअल टाइम है, समझ रहे हो ना। कंबाइंड टाइम तो यहां पर दिया हुआ है, दोनों एक साथ ऑन है तो 6 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये वाला ऑन है, छोटा वाला पाइप, तो कितने घंटे लग रहे हैं, एक्स आवर्स लग रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ बड़ा वाला पाइप ऑन रहेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, इससे 9 आवर्स कम लगेंगे। तो इसको अगर एक्स आवर्स लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे, x माइनस 9 आवर्स लगेंगे। क्लियर ये चीज। तो यहां पर तीनों चीजें एकदम ध्यान से समझना। जब भी ये टैप और टैंक वाला क्वेश्चन आएगा तो उस तरह के क्वेश्चंस में आपको हमेशा 1 आवर में कितना पोर्शन फिल हो रहा है इस कैलकुलेशन को लेके चलना पड़ेगा। क्लियर ये चीज। तो यहां पर अगर हम स्मॉलर डायमीटर वाले टैप की बात करते हैं तो वो अकेला कितने घंटे में टैंक को फुल कर रहा है, एक्स आवर्स में। तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा, 1/x। तो टैप बी 1 आवर में 1/x इतना पोर्शन फिल करेगा अकेले। टैप ए अकेले कितना पोर्शन फिल करेगा 1 घंटे में, 1/x-9। ये अकेले इतना कर रहा है, ये अकेले इतना कर रहा है। अब दोनों टैप अगर मिल गए, दोनों एक साथ ऑन है, तो 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल होगा, क्या करेंगे बताओ। नहीं, अभी यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर देखें, ये 1 घंटे में इतना कर रहा है, ये 1 घंटे में इतना कर रहा है। दोनों 1 घंटे के लिए ऑन है तो कितना पोर्शन फिल होगा, दोनों का सम कर दो, इतना पोर्शन क्या है वो फिल हो जाएगा। क्लियर ये चीज। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप यहां पर से चेक करो। दोनों जब ऑन थे तो पूरा टैंक कितने आवर्स में फिल हो रहा था, 6 आवर्स में। तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल होगा, 1/6। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/6 के। समझ में आया। 1 आवर में ये प्लस 1 आवर में ये इज इक्वल्स टू 1 आवर में जितना पोर्शन फिल हुआ। और इसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है। हो जाएगा ये क्वेश्चन आगे। एक्स की वैल्यू, हाँ क्या आई, एक्स की वैल्यू 3 आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, 9 भी नहीं आ सकती। 9, 18, हाँ 18 करेक्ट है। एक्स की एक्चुअल में दो वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। एक वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आएगी 18। ध्यान देना, एक्स की एक वैल्यू आएगी 3 और दूसरी वैल्यू आएगी 18। अब हम 3 वाली वैल्यू को नहीं लेंगे, क्यों, करेक्ट, क्योंकि ये अगर x हम 3 लेते हैं तो ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इसको जो टाइम लग रहा है वो नेगेटिव, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो x की वैल्यू 18 करेक्ट होगी। तो स्मॉलर डायमीटर वाले टैप को 18 आवर्स लगेगा, लार्जर डायमीटर वाले टैप को 18 - 9 मतलब कि 9 आवर्स का टाइम लगेगा। क्लियर ये चीज, ओके। ओके, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोगों को, टैप और टैंक वाला क्वेश्चन। ये आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। ये हटा दो मैं पूरा, आगे का तो पोर्शन हो जाएगा ना, फैक्टराइजेशन और बाकी सारी चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी होगा उस बुक में हमारी, बट ये क्या लेटेस्ट सैंपल पेपर जो है ना उसमें से मैं दे रहा हूं, जो ओसवाल वगैरह के, तो उनको देख लो पहले। क्वेश्चन है, टू टैप्स रनिंग टुगेदर फिल ए टैंक, टू टैप्स रनिंग टुगेदर, टू टैप्स रनिंग टुगेदर fill a tank, fill a tank in 30 in 3 1/13 hours। मिक्स फ्रैक्शन है, 3 1/13 hours। तो दोनों टैप मिलके टैंक को इतने आवर्स में कंप्लीटली फिल करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर सबको। आगे लिखा है, इफ वन टैप टेक्स 3 hours more than the other, if one tap takes 3 hours more than the other, if one tap takes 3 hours more than the other, इसका मतलब अगर पहला जो टैप है, टैप ए, अगर मान लो वो x आवर्स का टाइम लेता है,
तो टैप बी कितना टाइम लेगा? x प्लस 3 आवर्स का टाइम लेगा। यहां तक क्लियर सबको? अब आगे लिखा है देन how much time will each tap take to fill the tank separately? Then how much time will each tap take to fill the tank separately? तो दोनों टैप्स को सेपरेटली उस टैंक को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मतलब ऑब्वियसली आपको x निकालना है। x जो है वो टैप ए को अकेले जो टाइम लग रहा है, और x प्लस 3 टैप बी को अकेले जो टाइम लग रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस डेटा थोड़ा सा अलग है। तो जो इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे? अच्छा चलो ये आप लोग बनाओ तो, और जिसको नहीं बन रहा वो हाथ उठा के पूछना मुझसे। बनेगा? इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, हम्म, -41x, ठीक है। हम्म, हम्म, स्प्लिट देखो किस में होगा। हम्म, हाँ, क्या हुआ दीक्षा? कैसे बनेगा बताओ ये क्वेश्चन? प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोच ली थी? सबसे पहले हमने क्या किया था? 1 आवर वाला टाइम, क्या 1 आवर में कितना पोर्शन फिल हो रहा है ये हमने देखा था। तो टैप ए 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा? एक्स आर में पूरा फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल करेगा टैप ए? बताओ दीक्षा। नहीं आ रहा समझ में? सुनो इधर ध्यान दो। जैसे अगर मान लो तुम 2 दिन में एक बुक को पूरा पढ़ लेती हो, तो एक दिन में उस बुक को कितना पढ़ोगी? आधा, 1/2। अगर मान लो 3 दिन में किसी बुक को पूरा पढ़ लेती हो, तो एक दिन में कितना पढ़ोगी? उसका 1/3, मतलब कि 1/3। समझ में आया? तो उसी तरीके से अगर कोई टैप x घंटे में पूरा फिल कर देता है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, कितना पोर्शन? तो 1/x। तो टैप ए 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा? 1/x। ठीक है, वैसे ही टैप बी 1 घंटे में कितना पोर्शन फिल करेगा? 1/x+3। इतना पोर्शन फिल करेगा। समझ में आया? दोनों ऑन है तो दोनों मिलके कितना फिल करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? और ये वाली क्वांटिटी जो है, ये जो टोटल टाइम लग रहा है उसका रेसिप्रोकल होगा। तो टोटल टाइम अभी कितना लग रहा था? 13×3 = 39 +1, मतलब ये कितना आ रहा था? 40/3। इतने आवर्स में पूरा फिल हो रहा था, दोनों जब ऑन है तब। तो 1 आवर में कितना पोर्शन फिल होगा? इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। हाँ, 40/30। तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब कितना आ जाएगा? 13/40। क्लियर? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ 6 आवर्स में फिल हो रहा था, तो 1 आवर में कितना होगा? 1/6। वैसे यहाँ 40/13 आवर्स में फिल हो रहा है, तो 1 आवर में कितना होगा? 13/40। क्लियर? ये इक्वेशन बना पाए कि नहीं? ओके, इसके बाद सॉल्व करो और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है वो निकालो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोला था? -120। हाँ, क्या बोल रहा है? इसके बाद कितना आ रहा है तेरा? एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आवर्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, तो टैप ए को 5 आवर लगेगा और टैप बी को 8 आवर्स लगेगा। और किसी का बना ये क्वेश्चन? 24।
ओके, इस सैटरडे को अब फाइनली मैं टेस्ट रख रहा हूँ, ठीक है। और टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रखूंगा अभी मैं फिलहाल, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टेस्ट की टाइमिंग रहेगी 4:30 टू 5:30, ठीक है। 4:30 टू 5:30 टेस्ट और 5:30 टू 6, आधे घंटे में हम सॉल्यूशन देखेंगे और चेकिंग देख लेंगे, ठीक है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 20 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके पास सारी वैरायटी के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब एमसीक्यू भी रहेगा, सॉल्यूशन वाले वर्ड प्रॉब्लम भी रहेंगे और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। आकाश ग्रुप में आज डाल देना। हाँ, मैं भूल जाता हूँ ना, क्या एक के बाद एक क्लास रहती तो फिर ध्यान से उतर जाता है, तो याद से डाल देना। वैसे भी तू एक्टिव रहता है ना हमेशा। अच्छा, हाँ, कोई भी एक डाल देना। ओके, सॉल्व हुआ क्या सबका? ठीक है, बाकी तो सारे क्वेश्चंस इस टाइप के। कुछ और किसी का डाउट है? हाँ, कुछ डाउट? कौन सा? एज वाला क्वेश्चन, एज वाला एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। और 2 डिजिट नंबर वाला भी हमने एक आध नहीं लिया ना। ये 2 डिजिट नंबर वाला ले लेते हैं, एज वाला। हाँ, एज वाला तो हो जाएगा। ओके, ये 2 डिजिट नंबर और एज वाला दोनों का एक एक क्वेश्चन दिख गया है, दोनों को एक एक देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फॉर्मुलेशन तक देख लेते हैं, सॉल्व आप लोग कर लेना, आंसर मैं बता दूंगा। क्वेश्चन है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, लिखो, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट a 2 digit number is such that the product of its digit is 18. The product of its digit is 18. Full stop. आगे लिखा है when 63 is subtracted from the number. When 63 is subtracted from this number, the digit interchange their places. The digit interchange their places. Find the numbers. हम्म ठीक है, करेक्ट। ओके, अब इसको बनाओगे कैसे? आंसर तो बता दिए, ठीक है। ओके, ध्यान देना, जब भी 2 डिजिट वाला नंबर वाला केस आता है, सिचुएशन आता है, तो हमको हमेशा कैसे स्टार्ट करना पड़ता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंस डिजिट को हम ले लेंगे x, और जो टेंस डिजिट है उसको हम ले लेंगे y, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं टेंस डिजिट को लेता हूं सपोज 7, और वंस डिजिट को अगर मैं लेता हूं 3, तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 73, ऐसा ही होगा। लेकिन हमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन में क्या एडिशन सब्सट्रैक्शन इक्वल टू ऐसा होना चाहिए। क्लियर ये चीज? तो यहां पर अगर देखा जाए, वो जो नंबर है, वो नंबर
जो होगा वो कैसे निकलेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो हम क्या करेंगे, 7 into 10 किया हमने, 7 into 10 और फिर क्या किया 3 into 1 और दोनों को क्या किया बाद में ऐड किया। 7 into 10 कितना हो गया 70 प्लस 3। क्लियर ये चीज। तो वैसे ही अगर यहाँ पर y अगर 10th डिजिट है तो क्या करेंगे 10y प्लस x। तो ये जो नंबर है वो क्या होगा 10y प्लस x। एक्चुअल में ये आपका नंबर होगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 7 into 10 प्लस 3 73 ये नंबर बनेगा। तो अगर y आपका 10th डिजिट है तो 10 into y प्लस एक्स ये नंबर होगा। क्लियर। तो पहले नंबर हमने बना दिया, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है। अब इधर पे ध्यान देना, अगर डिजिट्स अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर दें, मतलब कि जैसे एक्चुअल में नंबर ये है लेकिन अगर इनके डिजिट इंटरचेंज हो जाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा और 7 उधर हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो वो नंबर कितना बन जाएगा 37 ऐसा होगा। तो वैसे ही अगर इस नंबर में भी अगर डिजिट्स के प्लेसेस इंटरचेंज हो रहे हैं तो वो जो न्यू नंबर है वो न्यू नंबर कौन सा होगा बताओ, 10x प्लस y। ये वो नया नंबर होगा अगर डिजिट्स के प्लेसेस इंटरचेंज हो रहे हैं। क्लियर ये चीज। तो ये दोनों सिचुएशन आपको क्लियर हो गई। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरचेंज ऑफ नंबर प्लेसेस भी आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। 2 digit numbers such that the product of digit is 18। तो ये जो 18 है ये दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट है। दोनों डिजिट्स का प्रोडक्ट है मतलब x और y का प्रोडक्ट है। क्लियर ये चीज। तो यहां पर एक और चीज दिया हुआ है x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 18 ये दिया हुआ है। क्लियर। ये भी लिख लिया हमने। ओके। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, व्हेन 63 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ये वाली लास्ट 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इक्वेशन बनाएगी। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं 63 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो एक्चुअल नंबर कौन सा था ये, इसमें से जब 63 सब्सट्रैक्ट किए तो नया नंबर जो बना वो ये बन गया। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो जो इक्वेशन बनेगी वो ऐसी बनेगी 10y प्लस एक्स ये नंबर था, उसमें से 63 सब्सट्रैक्ट किया तो नंबर्स के डिजिट इंटरचेंज हो गए, मतलब नया नंबर क्या बन गया 10x प्लस वाई बन गया। क्या ये समझ में आया सभी को, क्या सबको क्लियर लास्ट में। ओके। तो ये एक्चुअल नंबर 63 सब्सट्रैक्टेड किया फिर नया नंबर बन गया। ठीक है। अब यहां पर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते, उसके लिए ये वाली दोनों टर्म को इधर शिफ्ट करते। इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या होगा 10y प्लस एक्स, इधर पे आ जाएगा -10x माइनस वाई, और 63 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 63। ओके। 10y माइनस वाई कितना हो जाएगा ये 9y माइनस ये कितना हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 63। क्लियर यहां तक। 9 कॉमन निकलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 63। 9 इधर जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 9। 9 से कितने टाइम से जाएगा 7। तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया 7। क्लियर। अभी देखो एक और इक्वेशन यहां पर हमने लिख रखी थी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या था 18। तो यहां पर से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y अपॉन 18 यही आएगी। इस x की जगह पे y अपॉन 18 रख दो, सॉरी उल्टा बोला मैंने ना, 18 अपॉन वाई, 18 अपॉन वाई हो जाएगी और इस x की जगह पे 18 अपॉन वाई रख दो इज इक्वल्स टू 7। समझ में आई ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो यहां पर एलसीएम आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा y, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो एक्सप्रेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल्स टू 7y। 7y इधर जाएगा और फर्दर जो एक्सप्रेशन होगी वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका। क्लियर। किसमें स्प्लिट होगा -9 और +2 में। तो वाई स्क्वायर -9y प्लस 2y प्लस -18 इज इक्वल्स टू 0। y की एक वैल्यू आएगी 9 और दूसरी वैल्यू आएगी -2। इसको नहीं लेंगे इसको लेंगे। y इज इक्वल्स टू 9 मतलब कि 10th डिजिट क्या होगा 9। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2, तो नंबर क्या हो जाएगा 92। क्लियर।
क्या? तो x की वैल्यू 9 आती। ठीक है, क्लियर सबको ये? ओके, ठीक है। सो आज की क्लास यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट को। ठीक है, तो ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जिनकी जो क्लास रहेगी ना ट्रिग्नोमेट्री की, जिनको बेसिक एकदम क्लियर नहीं, वो थोड़ा जल्दी आ जाना, जिनको क्लियर है वो नॉर्मल टाइम पे आना। मैं डाल दूंगा वैसे ग्रुप में वो चीज, टेस्ट का डाल देना बस याद से। ठीक है, 4:30 4:30